नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर दहन और ज्वाला, इसमें कुछ मुख्य टॉपिक हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिनकी चर्चा इस अध्याय में होगी। जैसे कि अम्ल वर्षा, ऊष्मीयमान, दहन, विस्फोट, वनोन्मूलन क्या होता है, अग्निशामक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विश्व उष्णन क्या होती है, आदर्श ईंधन, ज्वलन ताप और ज्वलनशील पदार्थ के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या लिखा है, हम घर पर उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजनों के लिए करते हैं। अब देखते हैं यहाँ से, व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन क्या लिखा है, आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे जैसे कि क्या, कौन कौन से हो सकते हैं? गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, सम्मिलित प्राकृतिक गैस आदि। आप मोमबत्ती के क्या लिखा है, आप मोमबत्ती के जलने से परिचित होंगे या परिचित है। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? तो देखते हैं क्या अंतर है। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों को क्या करें, अध्ययन करते हैं। देखते हैं क्या है, दहन क्या है। दहन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 7th में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को सडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा मुनसेन वर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें ये देखते हैं, ये पॉइंट देखिए, मैग्नीशियम का दहन दिखाया गया इस चित्र में। यहाँ देखते हैं, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अपक्रिया कर ऊष्मा देता है। फिर से पढ़ते हैं इसको। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अपक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। क्या कहलाता है? दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। मतलब ईंधन जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में भी प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अपक्रिया में मैग्नीशियम और कोयला क्या है? दाह्य पदार्थ है। क्या है? दाह्य पदार्थ। देखते हैं, बूझो क्या कहता है। हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए क्या है? एक ईंधन है। पहली इसका आंसर देती है, देखिए क्या देती है पहली। ठीक है, ठीक ही तो है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अक्रिया कर अपघटित होता है। क्या होता है? भोजन जो है ऑक्सीजन से अपक्रिया कर क्या होता है? अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह हमने कक्षा 7th में सीखा था, क्लास 7th में सीखा था। क्रियाकलाप 4.1 इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम देखते हैं यहाँ से क्रियाकलाप 4.2। ये देखते क्या लिखा है। क्या आप कुछ और पदार्थ के नाम बता सकते हैं जो दाह्य हैं? आप इन्हें सारणी 4.1 में जोड़ सकते हैं। आइए इन परिस्थितियों का पता लगाएं जिसमें दहन होता है। देखते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। क्रियाकलाप 4.2। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी, क्या लिखा है? वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। देखिए ज्वाला को क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। पुनः ज्वाला को देखिए।
अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। ज्वाला को पुनः देखिए, तीनों स्थितियों में क्या होता है। क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है, या क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है, क्या यह अप्रभावित रहती है, क्या लिखा है, क्या यह अप्रभावित जलती रहती है। क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु क्या है, आवश्यक है। वायु अथवा ऑक्सीजन क्या है, आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी से नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती है तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है। आगे देखते हैं। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है। तो देखते हैं। सूर्य में क्या होता है, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अपक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं क्रियाकलाप 4.3। एक लकड़ी या क्या लिखा है, एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्यों बंद हो जाता है। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र या आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। आप अपने आप क्या लिखा, अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है। यह किस प्रकार जलाई जाती है। आपको क्या लिखा है, आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है। क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं। लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज या मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है। क्या आपने जंगल में आग लगने वाली आग के बारे में सुना है। ये देखते हैं चित्र में क्या लिखा है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने से क्या लिखा है, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। यहाँ से पढ़ते हैं। क्या यह अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। ठीक, वह न्यूनतम ताप। अब देखते हैं ज्वलन ताप क्या कहलाता है, क्या होता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका क्या होता है, ज्वलन ताप कहलाता है। क्या अब आप बता सकते हैं क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ सकती या क्यों नहीं पकड़ लेती है। माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है। देख लेते हैं माचिस का इतिहास के बारे में क्या लिखा है, देख लेते हैं इसको। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरे सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए क्या होता है, खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल क्या लिखा है, आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित
कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अपक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी क्या लिखा है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ देखते हैं, हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक कि उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में क्या लिखा है? इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। निम्नलिखित क्या लिखा है? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ को क्या लिखा है? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। अगला क्रियाकलाप देखते हैं 4.4। कागज के 2 कप तैयार करिए। इसमें से एक कप में 500 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। अब आप क्या देखते हैं? कागज क्या लिखा है? कागज के खाली कप का क्या होता है? जल युक्त कागज के कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को क्या लिखा है? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों का क्या लिखा है? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण जैसे क्या है? पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, क्या है? एलपीजी। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है? हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? क्या लिखा है? हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? तो इसको यहाँ से देखते हैं इस पॉइंट को। जल ज्वलनशील पदार्थ को क्या करता है? ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति क्या होती है? बंद हो जाती है और आग क्या होता है? बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि क्या लिखा है? आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं हैं। अब क्या है वो आवश्यकताएं? देखते हैं क्या है। ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु अर्थात ऑक्सीजन और ऊष्मा, ईंधन का ताप और उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक क्या लिखा है? इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य क्या लिखा है? आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन क्या लिखा है? संपूर्ण भवन ही क्या होता है? ईंधन होता है। अब देख लेते हैं ये पॉइंट क्या लिखा है। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। क्या हो? जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो तभी जल की आवश्यकता हो सकती है। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु जल का उपयोग उचित नहीं होता है। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड
सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी, क्या लिखा है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क क्या होता है, टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 के का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती है। हमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर, क्या लिखा है, उच्च दाब पर द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। एलपीजी किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? तो देखते हैं, सिलेंडर से छोड़े जाने वाले CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है, इसीलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों के बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो क्या होती है, आग को बुझा देती है। अब देखते हैं दहन के प्रकार। दहन के प्रकार, एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस सिलेंडर, क्या लिखा है, सॉरी, एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। गैस स्टोव की घुंडी घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इसी प्रकार का दहन क्या कहलाता है? तीव्र दहन कहलाता है। फास्फोरस जैसे, क्या लिखा है, फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ, क्या लिखा है, इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है क्या कहलाता है? स्वतः दहन कहलाता है। स्वतः दहन कहलाता है। ये पॉइंट देखते हैं, कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश में बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना आवश्यक, याद रखिए। देखते हैं आगे क्या लिखा है। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। क्या करते हैं? आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखों को जलाते हैं तो एक अग्नि, क्या लिखा, एक आकस्मिक अपक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अपक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाती है? विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी क्या होता है? विस्फोट हो सकता है। अगला पॉइंट है ज्वाला। ज्वाला इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हम आगे देखते हैं। ज्वाला की संरचना देखते हैं। क्या देखते हैं? ज्वाला की संरचना। एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए, और एक मोमबत्ती जलाइए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को सड़ासी के द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की क्या लिखा, आकस्मिक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के, क्या लिखा है, कांच के नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहां कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान रखिए कि गर्म बत्ती, क्या लिखा है, ध्यान रखिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द ही पिघल जाता है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, क्या लिखा है, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघलती हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर, क्या लिखा, दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता है। क्रियाकलाप 4 पॉइंट में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का बाहर निकलने वाले मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? तो देखते हैं। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो, क्या लिखा है, जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट करिए। उसे सडासी की सहायता से, क्या लिखा, उसे सडासी से लगभग 10 सेकेंड तक पकड़े रहिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? पेट्रोल मिट्टी।
क्या लिखा है आप, हाँ ये देखिए, कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है। यह ज्वाला के दीप क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। फिर से पढ़ते हैं इसको। कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है। यह ज्वाला के दीप क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़ कर रखिए। ध्यान रखिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए क्या लिखा है? सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को फूकते हैं। क्या लिखा है? फिर से पढ़ते हैं इस पॉइंट को। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकते हैं। ये देखिए, उस पर फूकते हैं। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? तो अभी देखेंगे। चित्र क्या है? 4.13 मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। जैसे देखते क्या है, ये क्या है आपका सबसे गर्म भाग होता है। यहाँ पर क्या है सबसे कम गर्म होगा। पूर्ण दहन का वाय क्षेत्र क्या होता है? ये होता है नीला। आंशिक दहन वाला भाग ये वाला पॉइंट होता है। सबसे कम गर्म ये वाला हिस्सा, और ये हो गया आपका मोमबत्ती। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र क्या होता है? काला होता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। ये दिया गया है धातु की फुकनी से फूकता एक सुनार का डायग्राम या चित्र है। अब देखते हैं ईंधन क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे ईंधन के बारे में। याद करिए कि क्या लिखा है, याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा, क्या लिखा है, याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं ये पदार्थ। क्या कहलाते हैं? ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो। क्या हो? अच्छा ईंधन कौन सा कहलाता है? जो सहज उपलब्ध हो जाता है। यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। क्या लिखा है देखते हैं आप। क्या लिखा है, संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो कि विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ये रोहित, संभवतः ऐसा ईंधन, क्या लिखा है, संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें क्या लिखा, हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में क्या हो सकती है? भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। अब देखते हैं ईंधन की दक्षता। क्या देखते हैं? ईंधन की दक्षता। यहाँ से देखते हैं किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। फिर से पढ़ते हैं, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये देखिए 4.4 सारणी में क्या लिखा है देखते हैं। ये देखते हैं, यहाँ देखते हैं सारणी 4.4 में क्या है, विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान दिए गए हैं। देखते हैं गोबर के उपले का ऊष्मीय मान कितना है? 6000 से 8000। लकड़ी का 17000 से 22000। कोयले का 25000 से 33000। इनका क्या है? ऊष्मीय मान है। पेट्रोल का ऊष्मीय मान 45000। मिट्टी का तेल 45000। डीजल 45000। मीथेन का ऊष्मीय मान कितना दिया गया है? 50000। सीएनजी 50000। एलपीजी का 55000। जैव गैस का 35000 से 40000। और हाइड्रोजन का कितना दिया है? 1,50,000। कितना दिया? 1,50,000। अब देखते हैं ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं।
ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर क्या है, हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी के कोयले, लकड़ी के कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं। इन इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से क्या लिखा, उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं क्या है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या होता है, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ये पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। क्या होता है, पृथ्वी के वातावरण में क्या लिखा है, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं जिससे समुद्र में जल स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या होता है, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक क्या है, एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। अब देखते हैं प्रमुख शब्द जिनकी चर्चा हम लोगों ने इस चैप्टर में किया। कौन कौन से, अम्ल वर्षा, उष्मीमान, दहन, विस्फोट, वनोन्मूलन, ज्वाला, अग्निशामक, ईंधन, ईंधन दक्षता, विश्व उष्णन, आदर्श ईंधन, ज्वलन ताप, ज्वलनशील पदार्थ। अब देखते हैं कि आपने क्या सीखा, अर्थात हम लोगों ने क्या सीखा। देखते हैं। जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दाह्य कहलाते हैं। जो पदार्थ वायु में जलते हैं क्या कहलाते हैं, दाह्य कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ, क्या लिखा है, ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थों को क्या लिखा है, ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक अधिक को हटाकर आग पर क्या किया जा सकता है, नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु समानतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। दहन विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं। ज्वाला के 3 विभिन्न क्षेत्र होते हैं। क्या ये है, ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीमान उच्च होता है। यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित करते हों। ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता को ऊष्मीमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है।